हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अभिमन्यु ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर ले रहे हैं, क्लास 10th का पहला ही चैप्टर है। इसकी एक वीडियो आप देख चुके हैं, ये पार्ट नंबर 2 है। टोटल 6 वीडियोज होंगी। चैप्टर का नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, इसको हमने 6 वीडियोज में डिवाइड किया है। ये वाला हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। चलिए, कैसे नेशनलिज्म की शुरुआत होती है यूरोप में। ये जो पूरे का पूरी वीडियो है, इसमें जो आपको ये वर्डिंग दिख रही है, टोटली ये सारी की सारी NCERT की बुक से ली हुई हैं। आप ही की क्लास की 10th क्लास की NCERT की बुक से। देखिए, ये कहता है इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप, आप अपनी बुक में अगर देखते हैं इस मैप को, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट्स एज वी नो देम टुडे। जैसा आज हम उनको देखते हैं, इटली, जर्मनी, ये जो कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड है, ये आज जैसे देख रहे हैं वैसे मिड 18th सेंचुरी में नहीं थे वो। What we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms. वो छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, जिनके नाम क्या थे? डचीज एंड कैंटोन्स, whose rulers had their autonomous territories. उनकी ऑटोनोमस टेरिटरीज थी। ऑटोनोमस का मतलब है सेल्फ गवर्नमेंट, उनका खुद के रूल की, जैसे जिसको आप निरंकुश कहते हो, वो वाली टेरिटरीज थी उनकी, छोटी छोटी। अब इसको बताया है पूरे का पूरा यूरोप को किस तरीके से डिवाइड किया हुआ था बिना कंट्रीज के। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप की अगर बात करते हैं, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच। अब जो ये ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप था, ये ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी, जिसमें कौन सा एरिया आता था? डाइवर्स पीपल जहां पर रहते थे, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग विचारधारा के लोग रहते थे, जिनके आपस में बोलियां नहीं मिलती थी। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी। उनकी कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी और कॉमन कल्चर नहीं था, कल्चर भी उनका डिफरेंट था। आमतौर पर ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, उनकी लैंग्वेजेस भी अलग अलग थी। एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, और उनके जो एथनिक ग्रुप्स थे वो भी अलग अलग थे, धार्मिक ग्रुप्स कहिए, वो अलग अलग थे। अब वो एरिया देखिए, द हब्सबर्ग एम्पायर, जिसपे कौन रूल करता था? ऑस्ट्रिया हंगरी एग्जाम्पल के रूप में ले रहा है ये, कि द हब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। आज जहां ऑस्ट्रिया एंड हंगरी है, उस जगह हब्सबर्ग एम्पायर था, उसका एग्जाम्पल लेके बता रहा है। वॉज ए पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल। ये जो आज ऑस्ट्रिया हंगरी है, जहां पर कभी हब्सबर्ग एम्पायर था, ये हब्सबर्ग एम्पायर जो है, इसमें बहुत से छोटे छोटे रीजन्स एंड पीपल रहते थे। इट इंक्लूडेड द, अब इसमें कौन कौन सा एरिया आता था? अल्पाइन रीजन्स था, जिसमें टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड द सडेनलैंड, ये एरिया आता था। एज वेल एज, और कौन सा था? बोहेमिया, वेयर द एरिस्टोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। अब यहां पर जो अमीर लोग थे, जो प्रॉपर्टी वाले लोग थे, अच्छे लोग जो थे, जिनके पास समाज में कुछ रुतबा था, वो जर्मन स्पीकिंग लोग थे इस एरिया में, जिसको हब्सबर्ग एम्पायर का एरिया कह रहे हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पेज पे चलेंगे, उससे पहले आपकी बुक में डेट्स दी हुई हैं, आप इन डेट्स को अच्छे से देख लीजिएगा। ये MCQ में पूछी जा सकती हैं आपकी, कि ये किस डेट को क्या हुआ था। पूरे का पूरा आपकी बुक में दिया हुआ है, आप देखिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1797 में ये हुआ, इटली पर अटैक किया, नेपोलियनिक वार्स बिगिन हुए। 1814 से 1815 नेपोलियन का फॉल हुआ एंड वियना पीस सेटलमेंट हुई। 1821 में ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ। 1848 में रिवॉल्यूशंस इन यूरोप हुई। आर्टिसंस, अब इसमें जो रिवॉल्यूशंस हुई वो आर्टिसंस ने अपने तरीके से की, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने अलग तरीके से की, फार्मर्स ने अलग तरीके से की। अगेंस्ट किसके? इकोनॉमिक हार्डशिप के अगेंस्ट उन्होंने रिवॉल्यूशन की। मिडिल क्लास डिमांड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स। इटालियंस, जर्मन्स, मैग्यार्स
पोल्स, क्रीज एटसेट्रा डिमांड नेशन स्टेट्स। अब ये अलग अलग रिवोल्यूशनरीज की अलग अलग डिमांड्स थी। 1859 से 1870 तक इटली का यूनिफिकेशन हुआ, इतने साल लगे, फाइनली मतलब 1870 में हुआ, ओके। और 1871 में हुआ जर्मनी का, लेकिन 5 साल लगे थे, 1866 से 1871 तक। 1905 में स्लेव नेशनलिज्म गैदर्स फोर्स इन द हैब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर्स, यहां पे ये घटना घटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट पेज चलते हैं हम। इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। अब इसकी जो बात कर रहा है कि नेक्स्ट जो एरिया आता है उसके बाद, उसमें कौन थे? इटालियन स्पीकिंग लोग थे लोम्बार्डी एंड वेनेशिया में। हंगरी में जो हंगेरी था, हंगरी की बात कर रहे हैं, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो मैग्यार स्पीकिंग थी, एक लैंग्वेज है वहां की, लोकल लैंग्वेज, वाइल अदर्स स्पोक ए वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, वो दूसरी छोटी मोटी बोलियां बोलते थे। इन गैलिसिया, उसी एरिया में एक एरिया था गैलिसिया, उसमें जो अमीर लोग थे या जिनके पास पावर थी, रुतबा वाले लोग थे, वो पोलिश लैंग्वेज बोलते थे, जो पोलैंड में बोली जाती है आजकल। बिसाइड दीज 3 डोमिनेंट ग्रुप्स देयर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर। उस एम्पायर की बाउंड्री में और भी लोग रहते थे। कौन थे डोमिनेंट ग्रुप? कौन कौन थे? ए मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट पीपल्स, बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स। नॉर्थ में तो ये थे बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स, स्लोवेनियंस इन कॉर्नियोला, क्रोएट्स टू द साउथ। ये वहां की जो जातियां हैं, जातियां कहिए या वहां की जो एक एथनिक ग्रुप है वो कहिए, वो इसी एरिया में रह रहे थे। और रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया, ट्रांसिल्वेनिया में रहते थे। सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रोमोट ए सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। अब ऐसे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के जो लोग हैं, तो कहते हैं इनकी पॉलिटिकल यूनिटी पॉसिबल नहीं थी, प्रमोट नहीं होती थी, पॉसिबल नहीं हो रही थी वहां पे। द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वॉज अ कॉमन एलिजेंस टू द एम्परर। अब इनका जो राजा था, सिर्फ उनके प्रति ये सब लोग वफादार थे और इनके अंदर कोई भी कॉमननेस नहीं थी। हाउ डिड, फिर ये बात करता है, हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट एमर्ज। फिर अगर ये वफादार राजा के प्रति थे तो ये नेशनलिज्म का आइडिया कहां से आया? चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं। द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, इन्होंने क्या किया? यहां पे कहते हैं कि न्यू मिडिल क्लास की बात करता है। इससे पहले क्या होता था? सिर्फ अमीर एंड गरीब, रिच एंड पुअर होते थे, मिडिल क्लास नहीं थी। सोशली एंड पॉलिटिकली ए लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। जिसके पास जमीन थी वो लोग थोड़े डोमिनेंट थे, उनका प्रभाव ज्यादा था पूरे कॉन्टिनेंट पे। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय ए कॉमन वे ऑफ लाइफ। उनका जो लोग ये एरिस्टोक्रेसी क्लास में आते थे, वो किस टाइप के लोग थे? वो इकट्ठे रहते थे, कॉमन, सबका जीवन जीने का तरीका एक जैसा था। जैसे अगर आप किसी एरिया में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, तो वहां पे लगभग लोगों के जीवन जीने का तरीका एक जैसा होता है। दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। इसका मतलब यह है भी वो चाहे किसी भी रीजन में रह रहे थे, जो एरिस्टोक्रेटिक लैंडेड पीपल थे वो सारे के सारे एक जैसा जीवन जीते थे। उनके एस्टेट्स थी, मतलब काफी ज्यादा उनकी प्रॉपर्टीज थी गांव में, कंट्री साइड, एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज, और उनके शहरों में भी घर भी थे। और उनकी लैंग्वेज कौन थी? फ्रेंच, फॉर पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। अब फ्रेंच वो बोलते थे अपने आप को थोड़ा उच्च वर्ग का दिखाने के लिए हाई सोसाइटी में। उनकी फैमिलीज वर ऑफ्टन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। ये जो है वर्ड है इसको ऑफ्टन कहते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया इसका। कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। अब उनकी जो फैमिलीज थी, जैसे आजकल होता है अमीर बच्चे अमीर घरों में शादियां होती हैं, गरीबों की गरीब के घरों में होती है, तो ऐसे ही उनकी जो फैमिलीज थी वो मैरिज से टाई होती थी, उनका आपस में जो रिश्ता होता था मैरिज के थ्रू।
दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर, कहता हालांकि ये जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी थी बहुत कम थी संख्या में। मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या थी, मेड अप ऑफ पीजेंट्री, मेजोरिटी फार्मर्स की थी। और कहता वेस्ट साइड की अगर बात करें, ज्यादा जो लैंड थी वाज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, छोटे छोटे या तो मालिक थे या फिर टेनेंट्स का मतलब कृषक जो किराए की खेती करते हैं, मान लीजिए जिनको हम कहते हैं किसी और की जमीन पर खेती करते थे जो, ओके। वाइल इन ईस्टर्न, ये तो वेस्ट पार्ट में थे, ईस्टर्न पार्ट एंड सेंट्रल यूरोप की बात करें तो लैंड होल्डिंग का जो पैटर्न था वो कैसा था, वास्ट स्टेट्स विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स, ये भी फार्मर्स ही होते थे, ओके, जो कल्टीवेट करते थे बड़ी बड़ी स्टेट्स को सेंट्रल यूरोप में। इसने बता दिया आपको वेस्ट का, इसने बता दिया आपको सेंट्रल यूरोप का, ईस्टर्न यूरोप का। अब ये कहता है वेस्टर्न में क्या था यूरोप में और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप। द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीन्ट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड एमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस which existence was whose existence was based on production of for the market। अब कहता है वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप की बात करता है तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड का मतलब क्या, उससे क्या हुआ, ग्रोथ हुई टाउन्स की और कमर्शियल क्लास जो धीरे धीरे बाद में जाके मिडिल क्लास बना और उनका काम क्या था, प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 1750 के बाद, सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी मतलब 1701 से लेके 1800 तक। तो इंग्लैंड में 1750 में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, उसके 1750 के बाद। बट फ्रांस और जर्मनी की बात करें, इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, तो इसका मतलब करीब करीब 50 साल बाद फ्रांस और जर्मनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू बीइंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। देखो यहाँ पे एक तो नया सोशल ग्रुप आया, कौन सा, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, एंड मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। अब वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थे, मिडिल क्लास थी, जो जिसमें कौन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे। सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप की बात करें अगर, दीज ग्रुप्स वर बहुत संख्या में कम थे ये ग्रुप, लेट 19th सेंचुरी तक, मीन्स 1890 तक। इट वॉज अमंग द एडुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलरिटी। अब ये सब लोग तो इन कामों में बिजी थे, लेकिन ये कहते हैं जो पढ़े लिखे लोग थे, लिबरल मिडिल क्लासेस के जो पीपल थे, उनके दिमाग में नेशनल यूनिटी का आइडिया जो था और इसको खत्म करने का, एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस जो थी, निरंकुश शासकों के जो प्रिविलेजेस थी उनको खत्म करने का, जिसको बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी मिल चुकी थी, इसको खत्म करने का इनके माइंड में विचार चल रहा था, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग थे। चलिए अब लिबरल नेशनलिज्म जो हमने वर्ड पढ़ा, इसका मतलब क्या है लिबरल नेशनलिज्म। आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड लिंक्ड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। अब लिबरलिज्म क्या है, लिबरलिज्म ड्राइव्स फ्रॉम लैटिन रूट लिबर मीन्स फ्री, लिबर्टी से आता है, आजादी से। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी फॉर ऑफ ऑल बिफोर लॉ। अब ये जो नई मिडिल क्लास थी, इसके लिए ये था लिबरलिज्म का मीनिंग, फ्रीडम, हर व्यक्ति को फ्रीडम हो और सब कानून के सामने बराबर हों। पॉलिटिकली क्या मतलब था इसका, इट एम्फेसाइज, इसने किस चीज पे प्रेशर दिया, द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, के सबकी स्वीकृति से, सबकी सहमति से गवर्नमेंट बने। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस। ये जो प्रिविलेजेस मिली हुई थी जन्म के बेस पे और जो एरिस्टोक्रेसी थी उसका के सामने ही खड़ा था ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर अब तक लिबरलिज्म। और ये कह रहा था ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट।
अब ये चाहती थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर अब तक ये सब चीजें बने कि गवर्नमेंट ऐसी बने जैसे इंडिया में है हमारी, कि हम चुनी हुई गवर्नमेंट बनाए, पार्लियामेंट हो हमारा। 19th century liberals also stressed the inviolability of private property। प्राइवेट प्रॉपर्टी की भी मतलब क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी हो जो सिक्योर फ्रॉम वायलेशन हो, जिसके ऊपर कोई वायलेशन ना हो सके, जिसके ऊपर कोई दूसरा अधिकार ना कर सके। येट फिर भी कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। अब ये कहता है यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या है, सबको वोट का अधिकार। ये जरूरी नहीं है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया तो वोटिंग का राइट भी सभी को मिल जाएगा। यू विल रिकॉल, आपको याद होगा दैट इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस की बात करें, जिसमें क्या हुआ था, फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी। ये कह रहा है रिवोल्यूशनरी फ्रांस जो है, जो फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है किस चीज में, लिबरल डेमोक्रेसी में। तो कहता है जो रिवोल्यूशनरी फ्रांस था, द राइट, उसमें द राइट टू वोट, रिवोल्यूशनरी फ्रांस में द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि जो राइट टू वोट है और प्रॉपर्टी का जो राइट था वो सिर्फ, मतलब राइट टू वोट वो किसके पास था, जिसके पास प्रॉपर्टी होगी, गरीब के पास नहीं था। ठीक, अब और किसके पास नहीं था, मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल विमेन, विमेन के पास चाहे प्रॉपर्टी है चाहे नहीं है, मींस यूनिवर्सल सफरेज नहीं था। तो वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उसको कोई पॉलिटिकल राइट नहीं, विमेन को भी कोई पॉलिटिकल राइट नहीं मिला था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम भी। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड, छोटा सा पीरियड, जैकोबिन क्लब्स का पीरियड आया था, जो डिड ऑल अडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज, सफरेज का जो राइट था वो जैकोबियंस जब आए थे उस टाइम में थोड़ा सा मिला था, वो भी ऑल मेल्स ओनली, नॉट फीमेल। हावेवर कहता है जो नेपोलियनिक कोड था वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस्ड वुमेन टू द स्टेटस ऑफ ए माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड। अब यहाँ पे जो वीमेन थी, लड़कियां थी, मतलब यहाँ फादर एंड हस्बैंड क्यों लिखा है, अनमैरिड जब तक है तब तक तो वो माइनर मानी जाएंगी और वो फादर के अंडर रहेंगी। ओके, फादर के कहने के हिसाब से काम होगा उनका, जो भी फादर कहेंगे वो करेंगे, और मैरिज के बाद हस्बैंड्स के अधिकार में आ जाएंगी वो। मतलब मेन अनमैरिड के टाइम तो फादर मेन रहेगा, फैमिली का हेड, और शादी के बाद हस्बैंड हो जाएगा। ये नेपोलियनिक कोड में भी प्रावधान था। तो ये कहता है ये उसकी एक लिमिटेशन थी नेपोलियनिक कोड की। ये क्वेश्चन अगर आ जाए व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ द नेपोलियनिक कोड, तो ये सफरेज वाला जो था यूनिवर्सल सफरेज नहीं था। ओके, थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, पूरी 19th सेंचुरी में 1801 से लेके 1900 तक, और शुरू के 1901 से लेके मान लो 1920 तक, women and non-propertied men organized opposition movements demanding equal political rights। महिलाएं और गरीब आदमी तो लड़ते ही रहे भी, हमें भी वोट डालने का राइट दो, इस टाइम से लेके इस टाइम तक। ओके, चलिए, इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। अब अभी पिछले पैराग्राफ में हमने जो पढ़ा वो ये कहता है कि जो मिडिल क्लास लोग थे, वीमेन थी, उनके लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब था। अब ये बता रहा है कि इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का क्या मतलब था, कि वो कहता है फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। वो तो मतलब लेडीज, पिछले हमने सेक्शन में देखा, लेडीज कह रही थी लिबरलिज्म का मतलब हमें वोटिंग राइट मिल जाएगा, गरीब कह रहे थे वोटिंग राइट मिल जाएगा। इकोनॉमिक स्फीयर वाले लोग कह रहे थे कि फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो जो भी वस्तुएं हैं, पूंजी है, उनके मूवमेंट जो है थोड़ा इजी हो जाएगा, और जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं वो खत्म हो जाएगी अगर लिबरलिज्म आ जाता है तो। ड्यूरिंग द 19th century this was a strong demand of the emerging middle classes। Let's take the example of German speaking region in the first half of the 19th century। ये जो डिमांड थी, ये जर्मन
स्पीकिंग पीपल की डिमांड थी 18th सेंचुरी के टाइम पे। और ये कहता है, एग्जाम्पल लेते हैं जर्मन स्पीकिंग पीपल का, नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। अब ये नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लिए थे उसकी बात कर रहा है कि क्यों ये चाहते थे फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड मूवमेंट्स ऑफ गुड इजी हो। तो यहां पे नेपोलियनिक कोड की याद दिला रहा है। मेजर हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज ए कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। मान लीजिए मतलब 100-200 स्मॉल प्रिंसिपलिटीज को उसने इकट्ठा करके 39 स्टेट्स बना दिए। ईच ऑफ दीज पजेस्ड इट्स ओन करेंसी। अब उनमें सबकी अपनी करेंसी थी, वेट्स अपने अपने थे, नापने के पैमाने अलग अलग थे, मीटर सबका अलग था। ए मर्चेंट, अब देखिए क्या था वो सिस्टम। एक मर्चेंट जो है, जो 1830 ईयर की बात कर रहा है, अगर वो हम्बर्ग से ट्रेवल करना शुरू करता है और न्यूमरबर्ग तक जाता है अपनी कोई सामान बेचने के लिए, तो वो कहां जाएगा? 11 कस्टम बैरियर से जाएगा। 11 जगह उसको टैक्स देना पड़ेगा एंड पे ए कस्टम ड्यूटी अबाउट 5% हर बॉर्डर पे देके जाएगा। ओके, ड्यूटीज वर ऑफ्टन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। अब ड्यूटीज होगी वो वेट और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होगी। अब यहां दिक्कत ये थी, ईच रीजन, ये जो 39 रीजन थे, हर रीजन का अपना सिस्टम था वेट्स का और मेजर्स का। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। द मेजर ऑफ क्लॉथ, एग्जाम्पल लेता है ये एली मेजरमेंट था क्लॉथ का, जिसे आज मीटर है, उस टाइम एली कहते थे वहां इन एरियाज में फ्रांस के। विच ईच रीजन स्टूड फॉर ए डिफरेंट लेंथ। ये कहता है एली का मतलब क्या था, कपड़े की बात करें अगर फ्रैंकफर्ट के मार्केट से आप लेके आए हो तो एक एली क्या होगा? 54.7 सेंटीमीटर कपड़ा होगा। और मेंस की मार्केट में कितना होगा? वो 55.1 सेंटीमीटर। और न्यूमरबर्ग में कितना होगा? 65.6 सेंटीमीटर इन। और फेयरबर्ग में कितना होगा? 53.5 सेंटीमीटर। ये एलई का एक ही कपड़े के मतलब मेजरमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे। ओके, लेंथ कितनी डिफरेंस थी एलई की। Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes। अब जो न्यू कमर्शियल क्लासेस आई थी वो ये कह रही थी कि हम तो जो इकोनॉमिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे अपने आप को, क्योंकि ये कंडीशंस बहुत ज्यादा हार्ड लगा रखी हैं। Who argued, वो कहते थे, for the creation of a unified economic territory allowing all unhindered movement of goods। बिना रोक टोक के हमारी मूवमेंट्स ऑफ गुड्स की, पीपल की और कैपिटल की। ओके, पीपल की इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस टाइम में ना लोगों का व्यापार भी होता था। स्लेव जो ब्लैक पीपल थे उनको एज स्लेव्स बेचा खरीदा जाता था। इन 1834 ए कस्टम यूनियन और जुलवेरियन वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया। पर्शिया ने शुरुआत करके एक कस्टम यूनियन बनाई जिसको इस लैंग्वेज में ये कहते थे जुलवेरियन, एंड ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। द यूनियन एबोलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। 30 से कम करके 2 कर दी थी वो जो करेंसीज थी। द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क, ये आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। जैसे 39 स्टेट्स थे, तो जैसे मान लीजिए पाकिस्तान में बांग्लादेश में आपका टका चलता है, हिंदुस्तान में रुपया चलता है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है, कनाडा में कैनेडियन डॉलर चलता है, इसी तरह के यूरोप में कहीं पाउंड चलता है, कहीं यूरो चलता है। तो ऐसे अलग अलग देश की अलग अलग करेंसीज हैं। तो इन्होंने क्या किया, उस टाइम यहाँ इनके ये जो स्टेट्स थे इनमें 30 टाइप की करेंसी थी, जिसको रिड्यूस करके 2 टाइप की करेंसी में ला दिया इन्होंने इस आपकी जो कस्टम यूनियन थी। तो एग्जाम्पल भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, व्हाट रिफॉर्म्स वर डन बाय द कस्टम यूनियंस। ये रिफॉर्म्स किए गए थे। ओके, टैरिफ बैरियर्स कम कर दिए थे और करेंसी को 30 से कम करके 2 कर दिए थे। द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी हार्नेसिंग। अब ये बात कर रहा है
कि रेलवे जब आया उसने और ज्यादा इसको इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नेशनल यूनिफिकेशन के लिए यूज करना शुरू किया, उसमें हेल्प की। ए वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथेंड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, वो जो विचारधारा थी नेशनलिस्ट की उसको और ज्यादा फैलाया, मजबूत किया। ग्रोइंग एट दैट टाइम, उस टाइम जो ग्रो हो रही थी उसको और ज्यादा मोबिलिटी दी इस इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने। ये आपका एक क्वेश्चन है, ए वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथेंड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम, फुल स्टॉप, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें आप ये वाला जो पूरे का पूरा चैप्टर है, ये जो पूरा पैराग्राफ है आपकी बुक में, इसको आप एज आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब ये जो सुधारों की बात चल रही थी, 1815 के बाद एक कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब है, एक पुरानी रूढ़िवादी मतलब पुरानी विचारधारा के लोग, जैसे क्या हुआ था, नेपोलियन जो था उसकी डिफीट हुई 1815 में। तो कहते मतलब जो 18th सेंचुरी के लास्ट से लेके और 1815 तक जो सुधार उसने किए नेपोलियन ने, अब उससे पहले जो सिस्टम था कंजर्वेटिज्म का, उसकी डिफीट के बाद वो जो पुराने लोग थे, राजा थे पुराने टाइम में, वो कहते हमें तो वापस वही सिस्टम लेके आना है। ओके, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। Conservatives believed that established traditional institutions of state and society like जैसे कि monarchy, church, social hierarchies, property and the family, ये सब चीजें ही अच्छी लगती हैं कंट्री में, बजाय वो जो नेपोलियन ने किया था। अब तो कहता है मोस्ट कंजर्वेटिव्स हावेवर, हालांकि कहते डिड नॉट प्रपोज नहीं किया, वो नहीं चाहते थे कि रिटर्न करें हम उस पुरानी सोसाइटी पर, रिवॉल्यूशन से पहले थे जो। फिर भी क्या हुआ, दे रियलाइज, उन्होंने महसूस किया कि फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन, कौन से चेंजेस, जिन्होंने मॉडर्नाइजेशन किया, कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोनार्की। अब कहते हैं वो जो मोनार्की है उसको स्ट्रेंथन किया है उसने नेपोलियन ने, ऐसी नहीं है कि वो उसको खत्म कर दिया उसने। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। ए मॉडर्न आर्मी, एक मॉडर्न आर्मी आपके पास होगी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही अफसर लोग होंगे, डायनेमिक इकोनॉमी है आपके पास, एबोलिशन होगी फ्यूडलिज्म की एंड सेफ्डम की, जो टैक्स थे खत्म हो गए। कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज इन यूरोप। ये कहता है कि ये सब चीजें जो हैं ये और ज्यादा स्ट्रेंथ करेगी ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज को यूरोप में। मींस नेपोलियनिक कोड भी चलता रहे और मोनार्कीज भी आ जाए, ये चाहने लगे जो कंजर्वेटिव विचारधारा के लोग थे। कहता है 1815 में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स कौन कौन थे, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, ये चारों, जिन्होंने मिलके नेपोलियन को हराया था। ये चारों लोग मेट एट वियना टू ड्रॉ अप द सेटलमेंट ऑफ यूरोप। ये चारों मिले कि हम यूरोप का सेटलमेंट करते हैं, भी कौन से एरिया किस कंट्री में किसको कौन सा नेशन बना दें हम। जो मीटिंग थी वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच। अब ड्यूक मैटरनिच ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो राजा था कहिए, उसने ये मीटिंग होस्ट की, बुलाई। द डेलीगेट्स, जो लोग आए इसमें, ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars। अब वो चारों जो कंट्रीज मिले वहां पे, उनका ये था ट्रीटी ऑफ वियना में करने का कि नेपोलियन ने जो भी चेंजेस किए उनको हमें अनडू करना है, बिल्कुल उसको हटा देना है हमने। अब वो कहते हैं कि जो बार्बन डायनेस्टी है विच हैड बीन डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो जो
बार्बर डायनेस्टी थी उसको रिमूव कर दिया गया था पावर से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, उसको पावर में वापस ले आए। मीन्स द बार्बर डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड टू पावर एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। अब नेपोलियन ने के टाइम में जो जो फ्रांस ने अधिकार किया था, कब्जा किया था, वो सारे एरिया वापस कर दिया गया बार्बर डायनेस्टी को। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future। कि फ्रांस में फ्यूचर में फ्रांस कोई एक्सपेंशन ना करे, तो हम क्या करते हैं, चारों ने कहा भी हम फ्रांस को चारों तरफ से अपनी बाउंड्रीज के अंडर कर लेते हैं, फ्रांस को बीच में ले आते हैं हम, ताकि फ्रांस अपनी बाउंड्रीज बढ़ा ना सके। दस क्या हुआ, द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स, जिसमें क्या आया था, बेल्जियम, वॉज सेट अप इन द नॉर्थ। फ्रांस के नॉर्थ में नीदरलैंड्स और बेल्जियम कर दिया गया। जिनोवा वॉज एडेड टू पार्लियामेंट इन साउथ, जिनोवा को पार्लियामेंट में जोड़ दिया साउथ में। पर्शिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज, वेस्ट साइड में पर्शिया को एरिया दे दिया गया, ठीक। और ऑस्ट्रिया क्या दिया गया, नॉर्दर्न इटली का एरिया दे दिया गया। बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड। नेपोलियन ने वो जो 39 स्टेट्स का वो जो बनाया था कन्फेडरेशन, उसको नहीं छेड़ा, उसके चारों तरफ उन्होंने एरिया बांट लिया, बीच में 39 स्टेट छोड़ दिए। इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड while Persia was given a portion of Saxony. The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. अब मेन इनका ये मकसद था कि हम फ्रांस को बिल्कुल बीच में घेर लें, आगे कहीं बढ़ ना पाए ये, और चारों तरफ अपना अपना एरिया करके और वहां पे हम अपना कंजर्वेटिव ऑर्डर पुराने वाला फिर से ले आए। फिर क्या होता है, कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। मतलब ये सब लोग मनमानी करने वाले थे। दे डिड नॉट टॉलरेट, कोई चीज सहन नहीं कि कोई उनका क्रिटिसिज्म करे, कोई उनका विरोध करे या कोई उनको मना करे किसी चीज के लिए। एंड sought to curb activities that question the legitimacy of autocratic governments। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट का, उनकी गवर्नमेंट का कोई भी अगर विरोध करता है तो कर्ब कर दबा दी गई वो वाली एक्टिविटीज। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। लिबर्टी एंड फ्रीडम का आइडिया कोई भी चीज जो रिफ्लेक्ट करती थी, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में जो हुआ था, वैसा कुछ भी होने से पर उन्होंने सेंसरशिप लगा दी, कानून बना दिए कि आगे ये ऐसे कर ही ना पाए, ऐसे आइडियाज ही ना उभर पाए ऊपर। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल्स। लेकिन फिर भी कहते लिबरल्स को इंस्पायर करती रही वो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मेमोरीज थी। वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट who criticized the new conservative order was freedom of the press। अब एक मेजर इशू जो ले रखा था लिबरल नेशनलिस्ट ने, वो क्या ले रखा था, फ्रीडम ऑफ प्रेस। वो लिबरल नेशनलिस्ट चाहते थे कम से कम ये जो इन्होंने प्लेज, सॉन्ग, न्यूज़पेपर्स में जो लगाई है सेंसरशिप, ये हटा दी जाए। ये कौन थे लिबरल नेशनलिस्ट, हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर। चलिए, द रिवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 के बाद के सालों की बात करता है। द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। बहुत से लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बना ली इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। रिवोल्यूशनरीज को ट्रेनिंग देने के लिए और आइडियाज को फैलाने के लिए अपने सीक्रेट सोसाइटीज बना ली, मतलब अंडरग्राउंड काम करने लगे वो किसी को बताए बिना। टू बी रिवोल्यूशनरी उस समय की बात करता है कि अगर कोई उस समय रिवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी है, ओके, उसका क्या मतलब है,
commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress. वियना कांग्रेस के बाद जो मोनार्किकल फॉर्म्स आई थी, इस्टेब्लिश हुई थी, उसका विरोध करता है अगर कोई बंदा रिवोल्यूशनरी होता है, उस टाइम की बात कर रहा है। एंड टू फाइट, और कहता है वो चाहता है कि मैं आजादी लूं, फाइट फॉर लिबर्टी, और वो चाहता है मैं फ्रीडम लूं। ओके, तो इसके लिए क्या होगा, मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरीज ऑल्सो सा द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और कहते हैं बहुत से ये जो रिवोल्यूशनरीज थे, मोस्ट उनमें से उन्होंने जो चीज देखी वो क्या देखी कि नेशन स्टेट हमने बनाना है और जरूरी है फ्रीडम स्ट्रगल के लिए नेशन स्टेट का एक आइडिया लेके चलना। वन सच इंडिविजुअल, एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो इटालियन रिवोल्यूशनरी था, जो इटली का था, उसका नाम था, ये जो स्पेलिंग है GIUSEPPE, जूसेप्पे मैत्सिनी, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। बोर्न इन जिनोवा इन 1807, he became a member of a secret society at the कोरबानारी। अब कार्बोनारी नाम की जगह है, वहां की एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बना। ये 24 साल की उम्र में ही वॉज सेंट इनटू एग्जाइल, उसको वनवास भेज दिया गया 1830 फॉर अटेम्प्टिंग रिवोल्यूशनरी इन लिगुरिया। लिगुरिया में कोई रिवोल्यूशन की थी उसने, तो उसके लिए उसको जेल भेज दिया गया, एग्जाइल कर दिया गया, वनवास भेज दिया गया कि आप किसी शहर में नजर नहीं आने चाहिए। He subsequently founded 2 more underground societies। अब उसने 2 और सोसाइटीज बना ली साथ के साथ धीरे धीरे। एक तो नाम था यंग इटली, वो था मर्सलीज में, और बाद में यंग यूरोप इन बर्नी। अब बर्नी में एक तो बर्नी में बनाया, एक यंग इटली, ये जो है ये मर्सलीज में बनाया। ये आपके जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, MCQ ध्यान रखना है इनको। हुज मेंबर्स कौन थे, एक जैसी विचारधारा वाले यंग मैन फ्रॉम कहां से, पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी स्टेट्स के थे। मैत्सिनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। ये नेशंस हैं, ये नेचुरल यूनिट्स हैं। ओके, सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी ए पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। तो कहते हैं इटली जो है ना, स्मॉल स्टेट्स नहीं होनी चाहिए, इकट्ठी होनी चाहिए वो। इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस, जिसमें और ज्यादा एरियाज को जोड़ के बड़ा नेशन बनाने की जरूरत है इसको। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। और सब अगर जुड़ जाए तो वही यूनिफिकेशन होगा इटली की लिबर्टी का, इटालियन पीपल की लिबर्टी का, आजादी का। फॉलोइंग हिज मॉडल, सीक्रेट सोसाइटीज वर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। यहां भी बन गई सीक्रेट सोसाइटीज। मैत्सिनीज relentless opposition to monarchy had and his vision of democratic republics frightened the conservatives। अब इसके ये जो प्रयास थे उससे ये कंजर्वेटिव्स डर गए। मैटरनिच डिस्क्राइब्ड हिम, मैटरनिच ने उसको कहा, रिवोल्यूशनरी बंदा जो था ये मैत्सिनी, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ये जो ड्यूक मैटरनिच था, इसने उसको ऐसे डिस्क्राइब किया। दिस वॉज आवर सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे टू वॉच आवर। प्लीज read it once again if you have not understood. Okay, go through the video again. Please like, share and subscribe to our YouTube channel. Thanks and have a nice day.